के सिलेबस की रही हो या अदरवाइज कहीं किसी की रही हो, कहीं कुछ पढ़ाया गया है? तो क्या मतलब ब्रिटिश मिशनरीज का कहीं कोई रोल नहीं था? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर इट वाज, क्या वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं था? ओरिएंटलिज्म, एनी बीसेंट के बारे में यह बता दिया जाता है कि वो ओरिएंटल उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन ओरिएंटलिज्म क्या था कहीं नहीं बताया जाता है। मैंने कई यूनिवर्सिटीज की मास्टर्स लेवल तक की किताबों को छान मारा है। भारतीय समाज का पश्चिमीकरण किस प्रकार हुआ कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अब इसमें कुछ चीजें और उठती हैं कि ये किसने गलत बताया और क्यों गलत बताया। इस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो कथानक या नैरेटिव, वो भी एक सैंपल है, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब आप समझिए। अदरवाइज आप देखेंगे तो झूठे नैरेटिव्स की पूरी पहाड़ खड़े हुए हैं। चलिए वापस आते हैं उसी पे। हम अंग्रेजों के 200 साल गुलाम रहे। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक आज़ादी मिलने तक 90 साल तो ये हो गए। क्या बाकी हम 110 या लगभग 100 साल क्या हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे? इसका सच पहले चेक करते हैं। गुलाम रहने का या अधीन होने का मतलब ये है कि हम उसकी परिभाषा क्या लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पूरा भारत अंग्रेजों के प्रभाव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट शासन या संधियों के जरिए, राजाओं के जरिए, रेजिडेंस के जरिए शासन, सिर्फ और सिर्फ 8 साल रहा है। ओनली फॉर 8 years। कैसे? शुरुआत ये झूठे इतिहासकार वहां से लेते हैं जो 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की पहली जीत थी, जिसमें बमुश्किल उन्होंने एक शहर जीता था। वहां से वो शुरुआत कर देते हैं। एक शहर जीत लेने से सारा हिंदुस्तान आपका गुलाम या अधीन नहीं हो गया था। अकेले सिख साम्राज्य जो था वो और मराठा साम्राज्य, ये दो मिलकर के 80% इंडिया बनाते थे उस समय भी, और जबकि अंग्रेज सिर्फ एक शहर जीते थे। अगर मराठा साम्राज्य को भी मान लें कि चलो उसको जीतने के बाद लगभग 70% इंडिया उनके अंडर में आ गया था, तो भी उनका शासन सिर्फ 38 या 39 साल रहा, जिसको उन्होंने कैप्चर करा था 3rd एंग्लो मराठा वॉर के बाद। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हैं तब हम इन नैरेटिव्स को कंपेयर नहीं करते हैं। हमारा पढ़ने में फोकस रहता है सिलेबस पे, एग्ज़ाम पे। हम कभी कोई सच्चाई को, घटनाओं को जोड़ जोड़ करके देख के तस्वीर बनाने से नहीं करते, लेकिन ये सच्चाइयाँ हैं, ये फैक्ट्स हैं। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, एकेडमिक्स जो भी बुक्स हैं उनसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं। हम 900 साल गुलाम रहे, जिसमें कई लोग तो यहाँ तक समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा था। भाई पृथ्वीराज आखिरी हिंदू राजा था तो महाराणा प्रताप कौन थे? शिवाजी कौन थे? छत्रसाल कौन थे? महारानी अहिल्याबाई कौन थी? और पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा नहीं था। हेमू ने भी कुछ दिन तक दिल्ली पर राज किया है। मुगलों में के विरुद्ध मराठों ने जब चौथ वसूली है
तो महादजी शिंदे ग्वालियर वाले वो आगरा शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, वो दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए दिल्ली में मराठे नहीं रहे। जो रह रहे थे उनको टैक्स लेके रहने को छोड़ दिया। इसका मतलब वो नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले शासक थे। प्लीज समझिए सच्चाई को, ये है सच हमारे यहाँ का। अब बात पे आते हैं 900 साल की गुलामी पे। अगर अधीनता की परिभाषा ये ले ली जाए कि 50% जो क्षेत्रफल था उससे अधिक अगर उनके कब्जे में था तो हम मानेंगे कि चलो देश उनके अधीन था। अगर इस परिभाषा को भी आप स्वीकार कर लें तो भी केवल 80 साल वो स्थिति रही है। 50 साल आप कह सकते हो, 40-50 साल इसके अंडर में औरंगजेब के में, और 30 साल आप अलाउद्दीन खिलजी के में। ये झूठ सिर्फ आपके मनोबल, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें कमजोर महसूस कराने के लिए, एक हमको घटिया कौम साबित करने के लिए गढ़े गए थे। दुखद बात यह है कि हम उसको तथ्यों के आधार पे काउंटर नहीं करते। हमारे गुलाम होने का कारण हमारा बंटा हुआ समाज है। दुनिया की कोई सभ्यता बता दीजिए, इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड यूरोप, जो समाज किसी ना किसी आधार पे बंटा हुआ ना हो। तो फिर भारत ही क्यों एक्सेप्शन है? हम अपने अंदर वो हीन भावना तुरंत क्यों ले आते हैं? हम क्यों अपने आप को तुरंत ब्लेम करना शुरू कर देते हैं? इस्लाम कम बटा हुआ है, ब्रिटेन कम की जो भी उनकी सोसाइटी है थी उस समय पे, वो कम बटी हुई थी रॉयल्स नॉन रॉयल्स के बीच में। फ्रेंच सोसाइटी नहीं बटी हुई थी, जर्मन्स नहीं बटे हुए थे। हमें चरखे से आज़ादी मिली, इसका मुझे लगता है खंडन करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं सच्चाई। अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूँ और कई जगह पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल जाता है, टीवी पे मिल जाता है, मजहब नहीं कहता आपस में बैर रखना। बड़ी सुंदर लाइन है। किसने लिखी है? इकबाल ने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने। कौन थे अल्लामा इकबाल? वो व्यक्ति पाकिस्तान का नेशनल हीरो है और हम इसी में खुश होते रहते हैं कि सारे जहां से अच्छा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये है हमारा इतिहास की अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग और सच्चाई को ना जानने का नतीजा। मुगल काल भारत का स्वर्ण काल था। इसको काफी लोग इसलिए सच मानते हैं कि साहब बड़ी इमारतें बनवाएं, बड़े ये करवाए और वो करवाए और ये हुआ था वो हुआ था। मुझे एक उदाहरण कोई गिना दे, एक उदाहरण, सिंगल एग्जाम्पल, जो उन्होंने इमारतें बनवाई थी, जो भी कुछ बनवाया था, जामा मस्जिद ये वो, आम जनता के लिए बनवाया हो, चाहे वो मस्जिद और मदरसा ही क्यों ना बनवाया हो। एक बता दो आप, एक गिना दो। आज की तारीख में देश में सबसे पुराना मदरसा जो है वो देवबंद है, 1866 यानी 1857 की क्रांति के भी 9 साल बाद बना हुआ। तो ये स्वर्ण काल की स्थिति थी। इसका दूसरा सबूत भी आप देखिए। हुमायूं बंगाल के गवर्नर से, जो उसका सूबेदार होता था, उससे 5 लाख रुपए अपने लिए नजराना व्यक्तिगत, मतलब राज्य को जो टैक्स जा रहा है वो तो अलग है, 5 लाख रुपए नकद अपने खर्चे के लिए और 5 लाख रुपए अपनी बेगम के लिए मंगाता था।
अब मजेदार बात यह है कि उस सूबेदार की समस्या यह नहीं थी कि उसको 10 लाख देने हैं, उसकी समस्या थी कि वो 5 लाख को कैश में कैसे कन्वर्ट कराए। कैश के लिए उसको चांदी के सिक्के नहीं मिलते थे, चांदी नहीं मिलती थी कैश के लिए। नतीजा ये है कि वो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन करता था उपज के तौर पे, वो मिडिल मैन के जरिए ही कलेक्शन होता भी था और मिडिल मैन के जरिए ही उसको डिस्पोज करके टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जिसके चलते हुए उसको भारी नुकसान होता था। मतलब 10 लाख को कैश में देने के चक्कर में उसको 15 लाख देना पड़ता था। ये हमारा स्वर्ण काल था, जो हमें अफीम की तरह चटा चटा के इरफान हबीब जैसे लोग वो हमें बताते हैं कि वो साहब स्वर्ण काल था। अब आते हैं समाज सुधारकों पे। सर सैयद अहमद खान, ज्योतिराव फुले, गवर्नमेंट तो कहती है महात्मा और लगाओ आगे, महात्मा ज्योतिराव फुले। अभी संभाजी भिड़े ने महाराष्ट्र में कुछ उनके लिए बोल दिया था, तो देवेंद्र फडणवीस के आदेश से एफआईआर हुई है। ये बात है, सच्चा आलम है। क्यों? क्योंकि सच्चाई चुभती है। BR अंबेडकर, EVR नाइकर पेरियार समाज सुधारक थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बुक्स का भी सहारा लूँगा आपको बताने के लिए। पहले बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। क्या समाज सुधारक थे? क्या विजन था इनका? कौन सा समाज सुधार करा इन्होंने? कोई प्लीज एनलाइटन मी, अगर कोई AMU में पढ़ा हुआ है तो। कोई है AMU का पढ़ा हुआ, या जिसका कोई भाई भतीजा बेटा पढ़ा हुआ हो AMU में? इन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हिंदू मुसलमान 2 राष्ट्र हैं जो एक संग नहीं